अभी का डाउटनेट पर। मेरा नाम है पार्थ और पढ़ाता हूं मैं आपको जीव विज्ञान। आई होप जानते होंगे। बेटा जी, नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नया अध्याय जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है जीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड। पहला लेक्चर है आज का, कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जो पुरानी चीजें उसको दोहराने भी वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोहरानी पड़ेंगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको चीजें याद भी आ जाए। ठीक है, करें स्टार्ट। तो बेटा जी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहला बिंदु आता है कि जीव आखिर क्या है, कौन है जीव, कौन है सजीव, क्या लक्षण होते हैं सजीवों के, वो हम पढ़ने वाले हैं। जीव क्या है ना, उसके लक्षण क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं, और साथ ही साथ लास्ट में आएगी क्या, क्विज। चलें स्टार्ट करें। आइए बेटा जी, हम यहां पर बात करने वाले हैं सबसे पहला कि जीव विज्ञान है ना, बोला था ना चीजें दोहरानी पड़ेंगी क्योंकि जरूरी है। जीव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। क्या मतलब होता है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सजीवों का। आप जानते हैं ना, जीव विज्ञान किसका अध्ययन होता है? सजीवों का। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर दो प्रकार की चीजें मिल रही हैं, दो प्रकार की संरचनाएं मिल रही हैं, एक है सजीव और एक है निर्जीव। ठीक है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। आप अच्छे तरीके से जानते हैं सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। बहुत सिंपल, हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना। और जीव विज्ञान, ध्यान से सुनना, पर्टिकुलरली जीव विज्ञान क्या था? अध्ययन था। सजीवों का अध्ययन जो होता है वो तो होता है बेटा जी हमारा क्या, जीव विज्ञान। ये तो हमें समझ में आता है सर, बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, याद है आपको या भूल गए हैं? भूले तो नहीं है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, याद है आपको कि भूल गए हैं? जीव विज्ञान की शाखाएं मुख्य कौन सी होती है, याद है आपको कि भूल गए हैं? भूले तो नहीं है, याद दिला दूं? चलो जी, जीव विज्ञान सबसे पहले शब्द की बात करते हैं। किसने दिया था ये शब्द? तो याद रखना है आपने, लेमार्क, और उनके साथ एक और वैज्ञानिक थे ट्रीविरेनस। मेन कौन है? लेमार्क। लिख देता हूं, तथा ट्रीविरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर शब्द प्रतिपादित किया था, क्या? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है सर, याद आ गया। दूसरा बिंदु, जनक कौन है? कौन है जनक जीव विज्ञान के? ये हैं कौन? ये है कौन जीव विज्ञान के जनक, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, अरस्तु। कौन बच्चे? अरस्तु। अंग्रेजी में बोलते हैं एरिस्टोटल। याद आया? याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा था? तो एरिस्टोटल, अरस्तु जो है वो क्या है, जीव विज्ञान के जनक है, भूलना नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे सर हमें सारी चीजें याद है। कोई बात नहीं बंधु, बायोलॉजी जो है, ध्यान से सुनना, अगर नीट में सिलेक्शन कराना है तो बायोलॉजी पर कमांड होनी चाहिए। कमांड इन द सेंस आपको चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो बायो में बहुत तगड़े कंसेप्ट नहीं है, कोई तगड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती है। आपको बस आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, आपको चीजें याद होनी चाहिए। अब चीजें याद कब होती है, ये मैंने कई बच्चों में नोटिस किया है, कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब पढ़ते हैं समझ में आता है, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं याद हो जाता है, लेकिन एक महीने बाद पढ़ा भूल गए। तो वो क्यों भूल रहे हैं? पहली चीज, कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा, ये सोचकर नहीं पढ़ा कि याद करना है, चीजों को लिंक नहीं किया। लिंक मतलब अन्य चीजों के साथ लिंक करो, सोचो। सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी है, ये निर्जीव है, मैं सजीव हूं, मेरा अध्ययन क्या है, बायोलॉजी है, आपका अध्ययन क्या है, बायोलॉजी है। तो चीजों को जब तक आप लिंक करके याद नहीं करोगे समझ में नहीं आएंगी, पहली चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायो में क्या, रिवीजन। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार वो आपके दिमाग में फिट होएगा, याद रहेगा। हमने ये पढ़ा हुआ है, यस पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा है, दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी ना। अच्छी बात है ना, रिवाइज कर रहे हैं ताकि ये चीज आपको वापस से दोहराई जाए, ताकि आपको याद आ जाए।
तो अरस्तु जनक है, लेमार्क ट्रीविरेनस ने शब्द दे दिया। जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन है। ये मैंने आपको दिखाए अरस्तु, और ये है कौन? लेमार्क। खत्म। इतनी सी बात बताओ, समझ में आ गई? चले आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, ये जो अरस्तु जो हमने लिखा है ये जीव विज्ञान के जनक है। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं आप जानते हैं, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। किसकी? जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, एक वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान। जानते हैं ना? तो बेटा जी ये जो अरस्तु हैं ये किसके जनक हैं? जीव विज्ञान के तो है ही हैं, ये प्राणी विज्ञान। कौन सा विज्ञान? प्राणी विज्ञान, यानी जूलॉजी, उसके भी जनक हैं, उनके भी जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो प्राणी विज्ञान के भी जनक हम किसे कहते हैं? याद रखना, किसको? अरस्तु को ही बोलते हैं, भूल मत जाइएगा चीज। क्लियर है? डनाडन डन, समझ में आ गया? अब आपका प्रश्न होगा, सर प्राणी विज्ञान के जनक तो आपने बता दिया सर वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है वो भी बता दो। तो वो चीज यहां पर बता देता हूं, क्या? जो वनस्पति विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक याद रखने आपने, थियोफ्रेस्टस। याद रखना, कौन? थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें बता दी, जल्दी से रिकॉल करें, जल्दी से याद करें। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे कुछ फायदा नहीं होएगा। जीव विज्ञान सर समझ में आ गया, सर सजीवों का अध्ययन हमारा अध्ययन। ठीक है सर, याद रहेगा। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? सर इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, प्रतिपादित किया था। कौन? लेमार्क और ट्रीविरेनस। ठीक है सर। जीव विज्ञान के जनक कौन? सर ये कौन? ये हमारे कौन? अरस्तु। ठीक है सर। ये कौन थे? लेमार्क थे। ये कौन? अरस्तु। ठीक है सर। अब ये जो जीव विज्ञान है इसकी दो शाखाएं हैं, एक कौन है? प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, एक है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। ठीक है, तो जो प्राणी विज्ञान जूलॉजी है उसके भी जनक हैं कौन? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, भूलना मत। ठीक है, अरस्तु को ऐसे याद रखना, जनक यानी फादर बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। यानी अरस्तु के कितने बच्चे? दो, एक बायोलॉजी और एक जूलॉजी। फादर बोल रहे हैं ना, दो बच्चे हो गए हैं जी, जनक बोल रहे हैं ना। चल, तो मेरे ख्याल से ये चीज, सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई। ये अरस्तु, ये हमारे लेमार्क। क्लियर है? डनाडन डन। चलें, अब हम बात करने वाले हैं इस अध्याय में किसकी? सजीव जगत की। अब असली चैप्टर हमारा यहां से स्टार्ट होने वाला है। सर सजीव जगत की बात कर रहे हैं, यानी जगत, इस पृथ्वी पर जीवों का जगत मिल रहा है। किसका? सजीवों का। मैं सजीव हूं, यस हूं। कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, पेड़ है, ये सारे क्या है? सर ये सजीव है। यानी इतने सारे सजीव इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं जो किसका निर्माण कर रहे हैं? सजीव जगत का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। अब प्रश्न यही उठकर आएगा कि भैया सजीव क्या हैं? यही तो प्रश्न उठकर आएगा कि सजीव, और इसमें मैं कौन हूं? जरा सोचिए, मैं दिख रहा हूं ना आपको, मैं कौन हूं? आप बोलेंगे सर सजीव हो आप। ये कौन है? ये पेन क्या है? सर ये निर्जीव है। कैसे डिसाइड किया कि मैं सजीव हूं, ये निर्जीव है? किस आधार पर हमने ये निर्धारित किया कि हम सजीव हैं, ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, ये बोर्ड निर्जीव है, ये लाइट निर्जीव है, ये पंखा निर्जीव है, ये एसी निर्जीव है, ये कैमरा निर्जीव है, कंप्यूटर निर्जीव है, मॉनिटर निर्जीव है, गेट निर्जीव है, हम सजीव है, कुत्ता सजीव है, बिल्ली सजीव है। आखिर ऐसी क्या चीजें थी जिस आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि ये है सजीव और ये है निर्जीव? वो कौन से आधार है, यानी वो कौन से लक्षण हैं जो सजीवों में मिलेंगे और निर्जीवों में नहीं मिलेंगे? जो सजीवों में मिलेंगे निर्जीवों में नहीं मिलेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर सजीवों में
और निर्जीवों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं? कौन से लक्षण है? आप बोलेंगे सर हम ना चल सकते हैं, यानी हम सर गति दिखाते हैं। मैंने कहा वेल डन, ये नहीं दिखाते, ये चल सकता है क्या? नहीं। सर हम ना श्वसन करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, ये कर सकता है? नहीं। सर हम श्वसन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। सर हम वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि कर रहा है क्या? बड़ा हो जाता है क्या? नहीं। ठीक है, और भी कई सारे लक्षण हैं, लेकिन बात अभी टिकी हुई है क्या? सबसे मेन लक्षण कौन कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहला लक्षण जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करेगा, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण, सबसे पहला लक्षण, जो वो लक्षण जो पढ़ चुके हो आप, हिंट दे दिया मैंने आपको, पहला अध्याय आप पढ़ चुके हो जो मैंने आपको बताया था। सोचो, सबसे पहला लक्षण जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करेगा, कौन बंधु? कोशिका। कौन भैया? कोशिका। याद है ये? याद है ये लेकर आता था मैं, आइसक्रीम लेकर आता था, याद है? कौन? कोशिका। अरे भैया इसमें कोशिका है क्या? नहीं। मेरे अंदर? हाँ। कुत्ते में है? हाँ। बिल्ली में है? हाँ। घोड़े में है? हाँ। पादप में है? हाँ। जीवाणु में है? हाँ। इसमें है? नहीं। दीवार में है? नहीं। पंखे में है? नहीं। लाइट में है? नहीं। बोर्ड में है? नहीं। यानी सबसे पहला, सबसे मेन अंतर जो है, जो सजीवों को निर्जीवों से अलग कर रहा है, वो है कौन? कोशिका। अब थोड़ी थोड़ी चीजें हमें कोशिका की याद करनी पड़ेगी। याद करिए, कोशिका क्या थी? दिमाग लगाएं, क्या थी? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी। शरीर बना रही थी, हमारे शरीर की संरचना बना रही थी, और सारी क्रियाएं कहां पर हो रही थी? कोशिका के अंदर हो रही थी। ठीक, सिंपल। चलें आगे। अब ध्यान से सुनना बंधु, जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, सुनना। क्या हम यहां पर लक्षण देखने वाले हैं? किसके बीच में बेटा? सजीवों और निर्जीवों के बीच में। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ना शब्दों का खेल थोड़ा सा रहेगा नीट के एग्जाम में, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो क्या कहलाएंगे? विशिष्ट, और कुछ ऐसे जो सामान्य। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर विशिष्ट सामान्य मतलब? कुछ ऐसे लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेंगे? सजीवों में मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेंगे? सजीवों में मिलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे? सजीवों के विशिष्ट लक्षण, जो यहां नहीं मिलेंगे, निर्जीवों में नहीं मिलेंगे। ऐसे विशेष, देखो विशिष्ट शब्द किससे है? विशेष से, यानी कुछ ऐसे लक्षण जो विशेषकर सजीवों में मिलेंगे, निर्जीवों में नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। सामान्य लक्षण मतलब कुछ ऐसे लक्षण भी होंगे, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे लक्षण भी होंगे जो जरूरी नहीं है सजीवों में मिले, निर्जीवों में भी मिल सकते हैं। जैसे जैसे उदाहरणवश मैं आपको बताता हूं, क्या? वृद्धि। आपसे कोई पूछे वृद्धि किस में मिलती है, आप तो यही बोलेंगे ना सर सजीवों में मिलती है। सर हम छोटे से बड़े हो गए, सर वृद्धि हो रही है हमारे अंदर। सर पेन में थोड़ी ना वृद्धि हो रही है, लेकिन निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। ये जब आएगा तब बताऊंगा। सोचो सर निर्जीवों में वृद्धि होती है? हाँ होती है, बताऊंगा एग्जाम्पल से। अब जरा सोचिए, अभी सिर्फ मैंने आपको हिंट दिया, निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। सजीवों में तो होती है, निर्जीवों में भी होती है। अब जरा सोचिए, क्या वृद्धि विशिष्ट लक्षण है? नहीं, ये एक सामान्य लक्षण है। तो कुछ ऐसे लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली किसमें मिलेंगे? सजीवों में, वो क्या कहलाएंगे? विशिष्ट लक्षण। कुछ ऐसे लक्षण जो हो सकता है निर्जीवों में मिल जाए, या हो सकता है हर सजीव में ना भी मिले, हो सकता है हर सजीव में ना भी मिले। ऐसे विशिष्ट लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में मिलेंगे और हर सजीव में मिलेंगे। क्या समझना? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, कहीं कंफ्यूज आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखो मैंने बोला विशिष्ट लक्षण क्या थे? जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में मिलेंगे, और एक और चीज लिख देता हूं, सभी सजीवों में मिलेंगे, सभी में मिलेंगे।
दो चीजें हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेंगे? सजीवों में मिलेंगे और सभी सजीवों में मिलेंगे, दोनों चीज याद रखना, ठीक है। यानी ये ऐसे लक्षण जो निर्जीवों में तो मिलेंगे ही नहीं, और साथ साथ जितने भी सजीव है सब में मिलेंगे, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट लक्षण। फिर मैंने बोला सामान्य लक्षण, ऐसे लक्षण जो सजीवों के साथ साथ हो सकता है निर्जीवों में मिल जाए, जैसे वृद्धि, या ऐसे लक्षण जो जरूरी नहीं है सभी सजीवों में मिले, सभी में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे जैसे सर, जैसे, ध्यान से सुनना। आप सभी जानते हैं ना जनन, जनन जानते हैं, जनन, रिप्रोडक्शन। सोचो, आपने सुना होगा, क्या एक दंपत्ति जोड़ा, एक पति पत्नी, जरूरी है क्या बच्चा पैदा कर सकते हैं? सोचो, कई सारी मूवी बन चुकी है, जरूरी है क्या कि बच्चा पैदा होगा ही होगा? नहीं हुआ, मान लो कोई त्रुटि थी किसके अंदर, लड़के के अंदर, या कोई त्रुटि थी किसके अंदर, लड़की के अंदर, या हो सकता है दोनों में कोई कमी हो, नहीं पैदा हुआ बच्चा, यानी दोनों जनन नहीं कर पाए। अब जरा सोचिए, अगर दोनों जनन नहीं कर पाए, इट मीन्स जनन लक्षण तो है सजीवों का, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर सजीव जनन करेगा? नहीं। तो ऐसे लक्षण जो हो सकता है निर्जीवों में भी मिल जाए, हो सकता है कि वो सभी सजीवों में भी ना मिले, ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलेंगे? सामान्य लक्षण। अब आया समझ में? चलें आगे। क्लियर है कंसेप्ट? दनादन समझ में आ गया। अब बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं सजीवों के लक्षण, जिसमें मैं कई सारे लक्षण आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में। आपने याद रखना है, इस चैप्टर से नीट में जो प्रश्न आता है एक, कितना? एक। लेकिन हम उस एक को भी नहीं छोड़ना चाहते, हो सकता है दो भी आ जाए, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, दो भी आ जाए। देखिए बेटा, इस चीज को समझना, कई टीचर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि इस चैप्टर से एक प्रश्न आएगा, इस चैप्टर से दो आएंगे, इस चैप्टर से तीन आएंगे। अरे भैया, स्कूल थोड़ना है, स्कूल में बताया जाता है, स्कूल में बच्चा टीचर के पास जाता है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बता दो, वो बोलता है इस चैप्टर में ना इस चैप्टर से दो प्रश्न आएंगे। अरे बाबू, नीट की तैयारी कर रहे हो आप, स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ये मुझे नहीं पता कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं किस आधार पर कह रहा हूं एक प्रश्न आएगा। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस जो होते हैं हमने देखे हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न आए हैं अभी तक, उनमें अगर हम औसतन देखते हैं, एवरेज देखते हैं, तो इस चैप्टर से एक प्रश्न आता है ना। वो हम प्रीवियस ईयर्स के बिहाफ पर बोलते हैं, लेकिन ये तय करने वाले हम तो नहीं है ना कि कितने आएंगे। हो सकता है वो इस साल मान लो दो आ जाए, हो सकता है अगले साल आए ही ना, है ना। तो वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पर जो ये डिसाइड करती है पेपर में किस अध्याय से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसा फिक्स्ड नहीं है, कहीं पर भी कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि इससे एक ही आएगा, एक ही आएगा, नहीं, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। औसतन हम ये बोल सकते हैं, एवरेज एक आइडिया लगाकर एक आता है। चलो जी, आई होप समझ में आ गई होगी मेरा कंसेप्ट में क्या कहने वाला था। चल तो बेटा जी अब हम पढ़ने वाले हैं सजीवों के लक्षण, और ध्यान से सुनना, जब मैं आपको लक्षण बताऊंगा 7 से 8 लक्षण हम देखेंगे सजीवों के, जिसमें से आपको क्या याद रखने हैं, जो नीट में प्रश्न बनते हैं वो ये क्या कि वो जो लक्षण जो मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से कौन से विशिष्ट लक्षण है ये याद रखना, और कौन से विशिष्ट नहीं है ये भी याद रखना। समझ में आया? लिखते जाइएगा। चलिए जी, सबसे पहला लक्षण आपका क्या था? कोशिका। कोशिका मिलेगी किसमें? सजीवों में। अब सबसे पहला बिंदु, कोशिका का पाया जाना विशिष्ट लक्षण है, यस, लेकिन कौन सी कोशिका का? मृत कोशिका कि जीवित कोशिका? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का पाया जाना एक विशिष्ट लक्षण है किसका? सजीवों का, जीवित कोशिका का। अब देखो, कोशिका की बात आ रही है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन? कोशिका। पूरा चैप्टर पढ़ लिया मेरे भाई,
है ना। ये जो कोशिका जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी। याद रखना है, बताया था आपको क्या, या तो कोशिका विज्ञान बोलो या साइटोलॉजी बोलो या कोशिका जैविकी बोलो। आपको याद है इसके जनक कौन थे, साइटोलॉजी के जनक कौन थे, भूले तो नहीं है? किसने कोशिका को सबसे पहले देखा था, याद आ रहा है? किसने, बताओ किसने देखा था, दिमाग लगाओ, कोशिका की खोज किसने करी थी, याद करिए, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। याद आ रहा है? 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिकाओं की खोज करी थी जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी थी। इन्होंने किसका रूपांतरण किया था, याद करिए, इन्होंने माइक्रोस्कोप का यानी सूक्ष्मदर्शी का रूपांतरण किया था। किसने बेटा जी, हमारे इन्होंने, किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने किसका रूपांतरण किया था बेटा जी, हमारे माइक्रोस्कोप का, और जीवित या मृत, मृत कोशिका की खोज करी थी। कौन से पादप, ओक पादप की छाल में कॉर्क ऊतक को देखा था इस सूक्ष्मदर्शी में, और क्या पाया, कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई जिसे सेल्यूलई नाम दिया, बाद में सेल नाम पड़ा। तो साइटोलॉजी के जनक कौन, रॉबर्ट हुक। याद आ रहा है, पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा हुआ है। 1665 में उन्होंने ये सारी जानकारी एक पुस्तक में दी थी, नाम याद है उस पुस्तक का, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कौन सी थी, मृत थी। कौन सी थी, मृत थी। तो जीवित किन्होंने खोजी थी, याद करिए, ये कैसी दिखी थी, अच्छा ये कैसी दिखी थी, याद आ रही, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, कैसी थी, मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। याद आ रहा है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जिसने 5 जीवित कोशिका की खोज करी थी 1674 में, भूले तो नहीं है? कौन कौन सी, याद करिए, जीवाणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ, कवक, यीस्ट, ये 5 प्रकार की कोशिका इन्होंने खोजी थी। कौन सी थी ये, जीवित कोशिका खोजी थी। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। भूले तो नहीं, याद है सब कुछ। चलें आगे, चलो। इसके बाद बात आ रही है, मैंने अभी अभी आपसे पूछा कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या कोशिका है, हाँ है, लेकिन कौन सी कोशिका, सर, जीवित कोशिका। तो भैया जीवित कोशिका और मृत कोशिका में क्या अंतर था, याद करिए, रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी मृत, ल्यूवेनहॉक ने जो खोजी थी वो कौन सी थी, जीवित थी। दोनों में अंतर क्या था, सर, दोनों में अंतर जीव द्रव्य का था। याद करिए, जीव द्रव्य जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म, ये जीव द्रव्य जिन कोशिका में मिलेगा वो सजीव कोशिका यानी जीवित कोशिका, जिनमें नहीं मिलेगा वो मृत कोशिका, है ना। तो अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, जीव द्रव्य किससे बना हुआ था, 3 चीजों से। क्या क्या, कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ, अंदर कौन, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में कोशिका अंगक है और केंद्रक है। ये 3 चीजें मिलकर क्या बना रही थी, जीव द्रव्य बना रही थी। ये जीव द्रव्य को किसने देखा था, कॉर्टी ने। ये जीव द्रव्य की पादप कोशिका में खोज किसने करी थी, याद करिए, भूले तो नहीं है ना। या पादप कोशिका में किसने खोज करी थी, जंतु कोशिका में किसने खोज करी थी, किसने सारकोड नाम दिया था, किसने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था, याद करिए। जंतु कोशिका में किसने, डुजारिडिन ने। पादप कोशिका में किसने बेटा जी, आपके पुरकिंजी ने। याद आ रहा है, सारकोड नाम दिया था डुजारिडिन ने, पुरकिंजी ने क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। भूले तो नहीं है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है ना। तो ये थी बेटा जी हमारी सिंपल सी कोशिका, है ना। उसके बाद बाबू ये कौन थे आपके, यही थे पुरकिंजी, जिन्होंने क्या किया था, याद करिए, इन्होंने ही तो बताया था क्या, जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म की खोज करी थी पादप कोशिका में। ठीक है, भूले तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब साहब ये कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किसकी खोज करी थी, केंद्रक की खोज करी थी। याद आ रहा है, कहां पर करी थी, आर्किड पादप की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज करी थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। सोचो, ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, बस याद करना है। नीट में प्रश्न पूछा जाता है, कौन से वर्ष में करी थी, 1831 में करी थी केंद्रक की खोज। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सारी चीजें जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूं। क्यों रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि मकसद है क्या, कि पहला लक्षण विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण भूलना मत, कोशिका का पाया जाना। कौन सी, जीवित कोशिका का पाया जाना। कौन सी जीवित कोशिका, जिसमें जीव द्रव्य होएगा, उसका पाया जाना विशिष्ट लक्षण है। किसका, सजीवों का। ठीक है, चलिए अब ये तो था बेटा जी हमारा पहला लक्षण। मेरे ख्याल से चीजें याद आ गई होंगी जो हमने कोशिका चैप्टर में अच्छे से पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं दूसरा लक्षण। पहला लक्षण समझ में आ गया, क्लियर है, डनाडन डन, समझ में आ गया। चले आगे, पहला लक्षण था क्या बेटा जी हमारा,
कोशिका का पाया जाना। यानी मैं सजीव हूं, मेरे अंदर क्या पाई जाएगी? कोशिका। कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का मतलब जिसमें जीव द्रव्य होएगा, ठीक है। इसमें कोशिका नहीं है तो ये क्या है? निर्जीव है ना। लेकिन जरा सोचिए, आपका गेट जो है, गेट आप जिस पर बैठे हो, लकड़ी जो है, उसमें कोशिका है? हाँ है। आप बोलेंगे सर वो भी तो निर्जीव है। हाँ निर्जीव है, लेकिन उसमें कोशिका कौन सी है? ये तो सोचो ना, उसमें मृत कोशिका है, उसमें जीव द्रव्य नहीं है रे। क्या नहीं है? जीव द्रव्य नहीं है। यानी विशिष्ट लक्षण क्या है? कोशिका का पाया जाना। लेकिन कौन सी कोशिका का पाया जाना? जीव द्रव्य को लेकर या जीव द्रव्य युक्त कोशिका का पाया जाना विशिष्ट लक्षण है। रहेगा ये याद? भूलेंगे तो नहीं, याद रखना। आइए दूसरा लक्षण, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन सी? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। अब साहब ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं बच्चे, इनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला बिंदु क्या कोशिका का पाया जाना विशिष्ट लक्षण था? यस था। अब दूसरा ये लक्षण जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या ये लक्षण विशिष्ट है? यस, ये भी विशिष्ट लक्षण है। याद रखना है कैसा लक्षण है? विशिष्ट लक्षण है, पहला बिंदु। दूसरा बेटा, ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, इनका एक और नाम जरा ध्यान से सुनना, इनको हम बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं? उपापचय अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचय अभिक्रिया या मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आप फाइनली बोलेंगे सर समझ में आ गया सर कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको अंग्रेजी में बोला बायोकेमिकल रिएक्शन, ये विशिष्ट लक्षण है, इन्हीं का ही दूसरा नाम था क्या? उपापचय अभिक्रिया, मेटाबॉलिज्म। है क्या सर? हमने बोला कि मेरे अंदर जीवन है, मैं सजीव हूं, मेरे अंदर जीवन है। कहां है जीवन? सर मैं बना हुआ हूं कोशिका से, सजीव कोशिका से। उस सजीव कोशिका में कहां है जीवन? जीवन की परिभाषा क्या है? आप यही पूछेंगे सर जीवन की परिभाषा क्या है? जीवन का मतलब क्या है? सर इसमें जीवन नहीं है, मेरे अंदर जीवन है क्या जीवन? जीवन का मतलब क्या है? तो याद रखना, एक्चुअली जीवन का मतलब होता है रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक सजीव कोशिका में मिलेंगी वही क्या कहलाती हैं? आपकी जैविक क्रियाएं, सजीवों की क्रियाएं, जीवन की क्रियाएं। भैया मैं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। मैं चल रहा हूं, मेरे अंदर कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। मैं सोच रहा हूं, मेरे अंदर कुछ क्रिया चल रही है। मैं लिख रहा हूं, क्रिया चल रही है। ये क्रिया कहां चल रही है? ये फंक्शंस कहां हो रहे हैं? ये रिएक्शंस कहां हो रही हैं? शरीर में हो रही है। शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से। कौन सी कोशिका से? जीवित कोशिका से। जीवित कोशिका का मतलब जिसमें जीव द्रव्य है, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी रिएक्शंस, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो होने वाली है किसके अंदर? जीव द्रव्य में। कुछ ऐसी रिएक्शंस जो जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं उन्हें हम बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया, या नाम जरा सोचो ना क्या लिखा हुआ है? जैव। जैव वर्ड किससे आया? सजीव से। रासायनिक यानी केमिकल। जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजी से बायो वर्ड यानी सजीव।
केमिकल यानी रसायन, यानी कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ ऐसे रसायन सम्मिलित होंगे किसमें, रिएक्शंस में, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिल रही है, सजीवों में। यही तो है जो जीवन को दर्शाता है। हम बोलते हैं भैया जीवन है क्या, आपसे कोई पूछे जीवन क्या है, आप सीधा बोलना, उस पर पलट कर बोलना कि जीवन का तात्पर्य है क्या, ऐसी अभिक्रियाएं जो किस में होंगी, एक सजीव शरीर में होंगी, एक शरीर में होंगी, एक कोशिका में होंगी। अब हो सकता है वो शरीर एकल कोशिकीय हो सकता है वो बहुकोशिकीय वो क्रियाएं हो सकता है एक जीवाणु में हो रही है, वो क्रियाएं एक हाथी में हो रही है, हो तो रही है क्या, क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, उनको हम क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रिया। अब आप पूछेंगे सर इन अभिक्रियाओं में होता क्या है, सर इन अभिक्रियाओं में होता क्या है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, सिंपल सा, सर 1 + 1 मिलकर क्या बनता है, आप बोलेंगे सर 2 होता है, होता है ना। सर 2 को अगर मैं तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1 मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई, मैं ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखता जाऊंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, दीवार। ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखता जाऊंगा तो क्या बनेगी, दीवार। दीवार को अगर मैं तोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, ईंट मिल जाएंगी। यानी आपकी अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक वो जिसमें कुछ ना कुछ निर्माण होएगा, और एक वो जिसमें कोई ना कोई चीज, किसी ना किसी चीज का विघटन होएगा, कोई ना कोई चीज टूटेगी। समझ में आया। तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हो गई हैं, कौन कौन सी, निर्माणकारी और विघटनकारी। कौन सी, निर्माणकारी और विघटनकारी। जरा इस एनिमेशन को देखो, क्या लग रहा है आपको, कोई चीज आई, जुड़ी, कोई चीज आ रही है और दोनों चीजें जुड़ रही हैं। कोई चीज आ रही है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और दोनों जुड़ गए हैं। ठीक है, तो जरा सोचिए, मैंने आपसे क्या बोला कि भैया जैव रासायनिक अभिक्रियाएं या उपापचय अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रिया जो होती हैं बेटा जी, ये 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनना। कितने प्रकार की होती है बाबू, ये हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है, ध्यान से सुनना, अपचय, और एक होती है उपचय। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली चीजें हैं, आराम से समझ में आ जाएंगी। एक होती है अपचय और एक होती है उपचय। सर अपचय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं और सर उपचय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेटा जी अपचय को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और उपचय को अंग्रेजी में बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो वो बच्चे जिनको आज तक समझ में नहीं आया कि उपापचय क्या है, तो जरा गौर से सुनना। उपापचय क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो अभिक्रियाएं हैं जो मेरे शरीर में हो रही हैं, वो अभिक्रियाएं जो मेरे शरीर की कोशिकाओं में हो रही हैं। अब ये मत पूछना सर रिएक्शंस क्या होती हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद टूटकर वापस से अभिकारक बना सकता है ना। तो बस वही चीज है। अब साहब ये तो हमें समझ में आ गया कि सर 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं और दोनों तरह की रिएक्शंस हमारे शरीर में हो रही हैं, हमारे शरीर में कोशिकाओं में हो रही हैं। ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया या जैव रासायनिक अभिक्रिया या मेटाबॉलिज्म। 2 प्रकार की होती है। अब दोनों में अंतर क्या है, तो याद रखना बंधु, भूल मत जाना, एनाबॉलिज्म उपचय वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम निर्माणकारी बोलते हैं। कौन सी होती है, निर्माणकारी अभिक्रियाएं, ठीक है। जबकि अपचय जो होती है, अपचय उसको हम बोलते हैं विघटनकारी। कौन सी, विघटनकारी।
तो विघटनकारी मतलब जहां पर चीजों को तोड़ा जाएगा, और निर्माणकारी जहां पर चीजों को जोड़ा जाएगा। सिंपल। अब मैं ना आपसे एक सिंपल से प्रश्न पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बेटा आप जिंदा हैं, है ना? आप बोलेंगे ये सर कैसी बात कर रहे हैं, हम जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं? सोचो मैं जिंदा कैसे हूं? मेरे अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं? क्या मेरे अंदर कोई चीज का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं? जरा सोचिए, मैं जिंदा हूं तो कैसे जिंदा हूं? सर मेरे अंदर है ऊर्जा। सोचो अगर मेरे अंदर आज ऊर्जा खत्म हो जाए, मैं जिंदा रह पाऊंगा? नहीं। यानी मेरे अंदर एनर्जी है। मैं अगर हाथ हिला रहा हूं, मैं गर्दन हिला रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, क्या खर्च हो रही है? मेरी ऊर्जा। इनफैक्ट सोते हुए भी मेरी क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। अरे बच्चे इतनी सी बात सोचे, दिल धड़क रहा है नहीं धड़क रहा? धड़क रहा है ना। अब ये दिल को धड़काने के लिए, हृदय को धड़काने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। जब से पैदा हुए हैं मरते दम तक क्या धड़कता रहेगा? दिल धड़कता रहेगा। जरा सोच समझकर मुझे बताओ, इसको धड़काने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। सोचो अगर ऊर्जा नहीं होगी तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे। तो क्या चाहिए भैया जिंदा रहने के लिए? ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया से बनती है हमारे अंदर, जानते हो? मेरे अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन सी प्रक्रिया से होता है बाबू? याद रखना, कौन सी प्रक्रिया? श्वसन। किससे? श्वसन से। श्वसन वो अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन वो अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। अब जरा सोचिए श्वसन में हम करते क्या है? चलो श्वसन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अभी श्वसन समझ में आता? रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें करते क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे सर श्वसन में ना हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बाबू उसे बोलते हैं संवातन, श्वसन नहीं बोलते। श्वसन को अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेशन, और जो आप सोच रहे हो ना कि सांस लेना सांस छोड़ना, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग, संवातन बोलते हैं। ठीक है। तो जरा सोचिए श्वसन क्या है, अभी बताऊंगा। रुको तनिक रुको, एक चीज पहले यहां पर बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप में से कितने बच्चे जानते हैं प्रकाश संश्लेषण? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, प्रकाश संश्लेषण हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बताओ क्या होता है? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? नाम में क्या आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? नाम में जरा सोचिए, संश्लेषण आ रहा है। संश्लेषण किसी चीज का आप निर्माण करने वाले हो। किसका? आप सीधा बोलेंगे सर अभिक्रिया, अभी नोट कर लेना किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। बाद में भी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले साल 5 प्रश्न आए थे उस चैप्टर से, प्रकाश संश्लेषण से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आज की आज में याद हो जानी चाहिए, आज की आज में याद हो जानी चाहिए, जिंदगी भर याद रखना, भूल मत जाना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों को तो अभिक्रिया भी नहीं पता, गलत लिख देते हो। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, कसम है आपको याद रखनी है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, प्रकाश और वर्णक। एक मैंने लिखा प्रकाश यानी लाइट, और एक मैंने लिखा वर्णक यानी पिगमेंट। ऐसे कुछ रंगीन संरचनाएं जो एक पेड़ में होंगी, नाम आप जानते हैं, पर्णहरिम, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है। अभी सिर्फ इतना सा, प्रकाश और वर्णक। वर्णक जिनको नहीं पता तो याद रखना, ऐसी संरचनाएं जो कलर उत्पन्न करती है, रंग उत्पन्न करती है, उन्हें हम बोलते हैं वर्णक। ठीक है। तो हरा हरा रंग होता है ना पत्तियों का, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, पर्णहरिम बोलते हैं। तो क्लोरोफिल एक वर्णक है, वो प्रकाश की उपस्थिति में इन दोनों का उपयोग करके हमने बनाया क्या? ग्लूकोज। और क्या निकली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने अणु? 6। ऑक्सीजन के कितने अणु बेटा जी? 6। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन के कितने अणु? 6 ऑक्सीजन के अणु, और साथ साथ 6 जल के अणु। ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया है बंधु, याद रखनी है आपने। किसकी अभिक्रिया है बच्चे?
भूल मत जाइएगा किसी भी हालत में। किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। किसकी अभिक्रिया है बेटा? ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, याद रखना। अब आप जरा गौर से देखो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को, जिसमें आप 6 क्या ले रहे हो? आप बोलेंगे सर 6 हमने लिए हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लिया? 12 जल के अणु ले लिए। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है, चलो जी आगे। अब इन 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणु का उपयोग किया, इनको यूज में लिया किसकी उपस्थिति में? सर प्रकाश। मैंने कहा बहुत अच्छी। और सर वर्णक। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप में से कई ये सोचेंगे कि सर ये प्रकाश और वर्णक कर क्या रहे हैं? ये अभी इस चैप्टर का भाग नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण चैप्टर का भाग है, जहां पढ़ेंगे कि प्रकाश कहां पर उपयोग में आता है, वर्णक किस चीज में उपयोग में आते हैं। अभी सिर्फ इतना सा, इसको 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 ले लिया उपयोग में और बना डाला भोजन। क्या बना डाला भैया? भोजन बना डाला, ग्लूकोज बना डाला, निर्माण कर दिया। जरा सोचिए ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचय, निर्माणकारी अभिक्रिया। समझ में आया? तो याद रखना, निर्माणकारी अभिक्रिया का उदाहरण भूल मत जाइएगा। अपचय का उदाहरण क्या होता है बंधु? भूल मत जाइएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। मुझे कलर करने में बड़ा मजा आता है, आई होप आपको भी आता होगा, है ना? तो बायो का नाम ही क्या है? बायो है ही क्या? सब्जेक्ट ही रंगीन है मेरे भाई। जिस तरीके से जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, रंगीन मतलब इन द सेंस कलरफुल होनी चाहिए जिंदगी, हमारी जिंदगी में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बायो में भी कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, हाईलाइट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है? अपचय प्रक्रिया का, यानी एनाबॉलिज्म का। ठीक है, चलें। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? निर्माण होता है। डनाडन डन। चलें, अब जरा सोचिए, एक पेड़ ने क्या बना दिया? सर ग्लूकोज बना दिया। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या होएगा? सर हम पेड़ खाते हैं। सोचो, हम पेड़ खाते हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं सर हम पेड़ थोड़ी ना खाते। अरे बेटा जी, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पादप का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना पोषण बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, क्या हम उनसे भोजन लेते? सोचो, आप सब्जी नहीं खाते, आप फल नहीं खाते, कहां से ले रहे हो? वनस्पति से तो ले रहे हो, पेड़ पौधों से ही तो ले रहे हो। तो उन पेड़ पौधों से जब आपने भोजन लिया, आपके अंदर क्या गया? ये ग्लूकोज किस रूप में जाती है? स्टार्च के रूप में। अभी ये थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा मामला, अभी सिर्फ इतना सा, आपके अंदर गया भोजन, चला गया। अब आपकी कोशिकाओं के पास, हमारी कोशिकाओं के पास आ चुका है क्या? ग्लूकोज। मान लो पाचन वाचन हो गया, क्या आ चुका है मेरी कोशिकाओं के पास? मैंने पेड़ों से भोजन ले लिया और मेरी कोशिकाओं के पास आ चुका है क्या? ग्लूकोज। चलो जी सर, समझ में आ गया। अब क्या हो? सर हमारे पास ग्लूकोज आ गया। अब सर अब क्या होएगा? सर ग्लूकोज आ गया। अब मेरी कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कितनी? 6 ऑक्सीजन के अणुओं की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और टूटने से क्या निकलेगी? सर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, सर 6 अणु जल के निकलेंगे और निकलेगी ऊर्जा। किसका निर्माण होएगा? ऊर्जा का निर्माण होएगा। बाबू ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? श्वसन। तो आज के बाद कभी मत भूल जाना कि एक्चुअली श्वसन होता क्या है। तो याद रखना बेटा जी, श्वसन जो होता है हमारा, एक कैसी अभिक्रिया होती है? याद रखना, भूल मत जाना। अपचय के उपचय आपको दिखाई दे रहा है। कैसी अभिक्रिया है बेटा जी? ये हमारी एक अपचय प्रक्रिया है, जहां पर हम तोड़ रहे हैं, विघटन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं बेटा जी? ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। किसके अंदर? कोशिका के अंदर, जिससे मुक्त हो रही है ऊर्जा, और उसी ऊर्जा का उपयोग करके हम अपने शरीर में बाकी सारे कार्य करते हैं। अब जरा सोचिए, मैं सामने नहीं देख रहा लेकिन फिर भी बोल रहा हूं,
और बोलते बोलते पता नहीं आप में से कईयों का ध्यान कहीं और चला गया होगा, जरा जल्दी से मुझे बताओ, थोड़ा सा रंग कर लेता हूं, है ना, जल्दी से मुझे बताओ, ये जो अभिक्रिया जो थी कौन सी, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये अभिक्रिया सोच समझकर मुझे बताओ, क्या इस अभिक्रिया में आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हो या किसी चीज को तोड़ रहे हो? आप सीधा बोलेंगे सर इस अभिक्रिया में हम तोड़ रहे थे। बाबू किसको तोड़ रहे थे? सर हम तोड़ रहे थे यहाँ पर किसको? ग्लूकोज को, ताकि क्या मिले? ऊर्जा मिले। और उसी ऊर्जा का उपयोग मैं अभी कर रहा हूं, आप अभी कर रहे हैं, आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी खर्च हो रही है ऊर्जा। मैं भी दिमाग का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूं और बोल रहा हूं, क्या खर्च हो रही है? मेरी ऊर्जा। मैं चल रहा हूं, लिख रहा हूं, क्या खर्च हो रही है? मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है। ये ऊर्जा कहां से मिल रही है? मेरी कोशिकाओं में हो रहा है क्या श्वसन? जहां पर तोड़ा जा रहा है ऊर्जा मुक्त हो रही है। कैसी अभिक्रिया है जरा सोचिए। ये एक विघटनकारी अभिक्रिया है जिसका नाम है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। तो प्रभु कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो ये कि इसमें सजीव कोशिका नहीं है, इसमें सजीव कोशिका है। इसमें जब कोशिका नहीं है तो उस कोशिका में जीव द्रव्य तो है ही नहीं। यहाँ ये एक विघटनकारी अभिक्रिया जिसका नाम है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। तो प्रभु कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो ये कि इसमें सजीव कोशिका नहीं है, इसमें सजीव कोशिका है। इसमें जब कोशिका नहीं है तो उस कोशिका में जीव द्रव्य तो है ही नहीं, यहाँ पर जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में जीवन है। क्या है जीवन? जीवन की परिभाषा क्या है? क्या? अभिक्रियाओं का मिलना। कौन सी अभिक्रियाओं का मिलना? उपापचय अभिक्रियाओं का मिलना, मेटाबॉलिज्म का मिलना, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मिलना, बायोकेमिकल रिएक्शंस का मिलना, दो प्रकार की अभिक्रियाओं का मिलना। या तो किसी ना किसी चीज को तोड़ो या किसी ना किसी चीज को बना डालो। ऐसी दो प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय अभिक्रिया। बताओ जिंदगी भर याद रहेगा कि भूल जाओगे? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये चीज जिंदगी भर याद रहेगी? भूलेंगे तो नहीं? पक्का? चलें आगे। तो बेटा जी यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये दो हुए हैं क्या? विशिष्ट लक्षण। ये दो हुए हैं क्या? विशिष्ट लक्षण हमारे किसके? सजीवों के। और दोनों के दोनों विशिष्ट है। लिख लो अभी के अभी कॉपी में, दोनों के दोनों विशिष्ट है। कोशिकाओं का पाया जाना सजीव, जिनमें जीव द्रव्य है, और उस जीव द्रव्य में किसका पाया जाना? अभिक्रियाओं का पाया जाना, यानी उपापचय अभिक्रियाओं का। ये प्रश्न आते हैं मेरे भाई, लिख लेना, ठीक है। चले आगे, तीसरा लक्षण पढ़े। अब तीसरा लक्षण कौन सा? आगे चलते हैं बेटा जी। तीसरा लक्षण है बच्चों यहां पर वृद्धि। तीसरा लक्षण है क्या? वृद्धि। अब आप पूछेंगे सर वृद्धि क्या होती है? हालांकि मैंने हल्का सा हिंट आपको दे दिया था कि भैया वृद्धि जो है वो विशिष्ट लक्षण नहीं है। अभी लिख भी देता हूं, ध्यान से सुनना। वृद्धि जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। वृद्धि जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्या ये विशिष्ट लक्षण है? क्या ये विशिष्ट लक्षण है? तो पहले ये सजीवों का तो लक्षण है, सजीवों में मिलता तो है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ सजीवों में मिलता है? नहीं, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब क्यों नहीं है अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वृद्धि की परिभाषा तो देखें कि आखिर वृद्धि है क्या? क्या होती है वृद्धि? जरा सोचिए, देखिए ये वृद्धि है या नहीं है? सोचो, दिमाग लगाओ, क्या ये वृद्धि है या नहीं है? एक बालक पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा हो गया, वृद्धि हुई या नहीं हुई? आप बोलेंगे यस सर वृद्धि हो रही है। तो अब आप मुझे बताएं वृद्धि का असली मीनिंग क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? वृद्धि क्या है? आइए समझते हैं। देखिए वृद्धि की परिभाषा जो है वो ये बोलती है क्या कि वृद्धि जो है दो मापदंडों से बनी हुई है। क्या? वृद्धि, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं हम? वृद्धि की परिभाषा देख रहे हैं कि वृद्धि दो मापदंडों से बनी हुई है। यानी दो मापदंड। कौन? दो मापदंड अगर फॉलो किए जाएंगे दो मापदंड अगर फॉलो किए जाएंगे
दो मापदंड, तो हम बोलेंगे क्या साहब, वृद्धि हो रही है। अब कौन से दो मापदंड है, आइए समझते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, सबसे पहला मापदंड जो है यहां पर वो क्या है समझते हैं। देखिए, हम बोलते हैं हम छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए। जरा सोचिए, मैं जब छोटा था इत्तू सा था, आप भी इत्तू से थे कि नहीं थे? आप बोलेंगे यस सर थे। अब आप बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया हूं। जरा सोचिए, क्या हमारा शरीर का भार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बोलेंगे यस, बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं शरीर के भार का बढ़ना, शरीर के भार का बढ़ना, किसके भार का बढ़ना? शरीर के भार का बढ़ना एक मापदंड है किसका? वृद्धि का। हम बोलेंगे वृद्धि हो रही है कब? जब शरीर का भार बढ़ेगा। यस, अगर शरीर का भार बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वृद्धि हो रही है। आप छोटे थे तो शरीर का भार कम था, आप बड़े हो गए तो शरीर का भार क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सीधी सी बात है। आप जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब ये शरीर का भार कैसे बढ़ रहा है? आप किससे बने हुए हैं? कोशिका से। मैं किससे बना हुआ हूं? कोशिका से। जब आप छोटे थे मैं छोटा था, और अभी आप बड़े हो गए मैं बड़ा हो गया हूं, क्या हमारे अंदर उतनी ही कोशिकाएं जितनी जब हम छोटे थे? नहीं, कोशिका की संख्या भी तो बड़ी है। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, दूसरा मापदंड क्या होएगा? कोशिकाओं की संख्या का बढ़ जाना। कोशिकाओं की संख्या का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये हैं दो मापदंड किस चीज के बेटा जी? याद रखना, ये हैं दो मापदंड किस चीज के? याद रखिएगा, किस चीज के मेरे भाई? वृद्धि के। ठीक है, तो कोशिकाएं जो है उन कोशिकाओं की संख्या का, अरे हाँ जी, कोशिकाओं की संख्या का बढ़ जाना क्या है बेटा जी? ये हैं दो मापदंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जिनको नहीं समझ में। देखो, मैं छोटा था, मेरे अंदर छोटी कोशिका नहीं बोल रहा, मैं छोटा था, मेरे अंदर कोशिकाएं मिल रही थी, हाँ मिल रही थी। मेरा कुछ शरीर का भार था, हाँ था। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मेरे अंदर कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ने लग गई। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लग गई तो उसकी वजह से मेरे शरीर का भार भी बढ़ने लग गया। तो मेरे शरीर का भार भी बढ़ गया, मेरे अंदर कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ गई है। इट मींस मेरे अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये है दो मापदंड, भूल मत जाना किस चीज के? वृद्धि के। याद रखिएगा, अगर ये दोनों मापदंड फॉलो कर रहा है कोई शरीर, हम बोलेंगे भैया वृद्धि धनात्मक हो रही है, यानी बढ़िया हो रही है, यानी पॉजिटिव हो रही है। समझ में आया? अब जरा सोचिए, बुढ़ापे में क्या होता है? सर बुढ़ापे में ना वेट कम हो जाता है, कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो क्या हम बोलेंगे वृद्धि हो रही है? नहीं, वृद्धि कम हो रही है। यही तो बोलते हैं वृद्धि ऋणात्मक हो गई है। वृद्धि ऋणात्मक हो गई है, नेगेटिव हो गई है। समझ में आया? अब जरा सोचिए, मेरी हाइट उतनी है, अब नहीं बढ़ रही, यानी वृद्धि रुक गई है। यही तो बोलूंगा, वृद्धि जो है शून्य हो गई है। जितनी बढ़नी थी उतनी हो गई है, जितनी कोशिकाएं बन सकती थी उतनी टूट रही हैं, या जितना भार बढ़ना था बढ़ गया, हम नहीं बढ़ रहा है। तो कहने वाली बात है, कभी हमारा वजन बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं बढ़ जाती है, कोशिकाएं कम हो जाती है। तो वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। लेकिन कहने वाली बात जो थी कि वृद्धि कब मानी जाएगी? जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वेट बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है हम बोलेंगे सर वृद्धि हो रही है, वृद्धि धनात्मक हो रही है। आया समझ में? ये दो मापदंड अगर फॉलो करेंगे हम बोलेंगे वृद्धि हो रही है। ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब आप पूछेंगे फाइनली सर बता दो विशिष्ट लक्षण कैसे नहीं है? मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना। आप में से, ये तो चलो वृद्धि समझ में आ गई, आप में से कितने बच्चों ने रेगिस्तान देखा है? रेगिस्तान, राजस्थान से अगर संबंध रखते हैं तो जानते होंगे, और नहीं भी रखते हैं तो टीवी में तो देखा होगा, है ना? मैं राजस्थान से संबंध रखता हूं क्योंकि मैं राजस्थान में पला बड़ा हूं, मुझे पता है, मैंने देखी है। रेत, बालू, टीले, इस तरीके से राजस्थान होती है ना, रेत होती है, बजरी होती है ना। रेगिस्तान जो होते हैं, देखिए रेगिस्तान था, मान लेते हैं ये रेगिस्तान था, और इस रेगिस्तान में ये टीला था।
किसका टीला था? रेत का टीला था। चलो जी, ये था हमारी मिट्टी का टीला था। ठीक है सर, मिट्टी का टीला है। ठीक है, अब इस मिट्टी के टीले की हाइट इतनी थी और इसका वजन मान लेते 100 किलो था। इसका भार कितना था? 100 किलो था। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना भैया। हवा चली और मिट्टी उड़कर आई और इस रेत के टीले के ऊपर आकर इकट्ठी हो गई है। ये रेत का टीला बढ़ गया, और रेत का टीला जब बढ़ गया तो इसका वजन जो है 100 से 200 किलो हो गया। अब आप मुझे बताएं, क्या यहाँ पर वृद्धि के दो जो मापदंड थे कौन कौन से? कोशिकाओं की संख्या का बढ़ जाना और भार का बढ़ जाना, उन दोनों में से क्या एक मापदंड यहाँ फॉलो हो रहा है? सोचो, क्या एक मापदंड यहाँ फॉलो हो रहा है? आप बोलेंगे यस सर हो रहा है। कौन सा? भार का बढ़ जाना। क्या मैं नहीं बोलूंगा वृद्धि हो रही है? हो रही है, यहाँ पर भी तो वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या ये वृद्धि दोनों मापदंडों को फॉलो कर रही है? नहीं, एक मापदंड को फॉलो कर रही है। कौन सा? भार का बढ़ जाना। क्योंकि कोशिकाएं तो है नहीं यहाँ पर, तो भार में बढ़ोतरी हो रही है, यानी वृद्धि तो हो रही है मेरे बाबू। अब जरा सोचिए, ये वृद्धि निर्जीवों की वृद्धि है, जिसमें कोशिका की संख्या नहीं बढ़ती, जिसमें आंतरिक कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती, इसमें बाहरी रूप से कण जो होते हैं इकट्ठे होते हैं और वजन बढ़ जाता है। ये वृद्धि है, हाँ है, लेकिन कैसी है? बाहरी वृद्धि है, आंतरिक नहीं, बाहरी वृद्धि है। लेकिन है तो सही ना ये वृद्धि। इस वजह से हम बोलते हैं क्या कि वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। किसका? सजीवों का। आई होप ये वृद्धि भी समझ में आ गई होगी। सजीव कैसे निर्जीवों से अलग होते हैं? कौन से वो लक्षण है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं? हमने बात करी थी, याद करिए, हमने 3 लक्षण पढ़े, जिसमें से 2 विशिष्ट थे और 1 विशिष्ट नहीं था। कौन से विशिष्ट थे? कौन कौन से 3 लक्षण थे? एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला लक्षण जो सजीवों में मिल रहा था, सजीवों में वो क्या देखा हमने? विशिष्ट लक्षण क्या? कोशिका का पाया जाना। सबसे पहला क्या देखा था कि कोशिका जिनमें मिलेगी वो सजीव होंगे, लेकिन कौन सी कोशिका? जीवित कोशिका, जिसमें जीव द्रव्य होएगा। ठीक है, फिर हमने बोला कि सर जीवन की परिभाषा क्या है? सर जीवन किस में मिल रहा है, कहां मिल रहा है? तो हमने बोला उसी कोशिका के जीव द्रव्य में जीवन मिल रहा है। आपने बोला सर किस रूप में? मैंने बोला अभिक्रियाओं के रूप में, और उन अभिक्रियाओं को हमने बोला था उपापचय अभिक्रिया या जैव रासायनिक अभिक्रिया, जो 2 प्रकार की थी, एक अपचय यानी टूटना और एक उपचय यानी बनना। ये 2 विशिष्ट लक्षण थे, है ना। अब तीसरा लक्षण जो विशिष्ट नहीं था वो थी बेटा जी हमारी वृद्धि। कौन थी? वृद्धि। वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं था, क्योंकि हमने बात करी थी वृद्धि के जो 2 मापदंड थे उनमें से एक मापदंड निर्जीव भी फॉलो करते हैं। कौन सा? भार में वृद्धि होती है ना। तो याद रखना, वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये प्रश्न आता है, उठता है नीट में। ठीक है, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। ये हमारे 3 लक्षण हो चुके थे। अब चौथा लक्षण, ध्यान से सुनना। अब चौथा लक्षण है बेटा जी प्रजनन। चौथा लक्षण है क्या? प्रजनन। ये क्या दिखाई दे रहा है आप? ये क्या है? ये है अंडाणु, और उससे संलयन होते हुए कौन? जिसमें से एक अंदर जा रहा है, संलयन हो रहा है। ठीक है, तो प्रजनन है क्या? आपसे कोई पूछे प्रजनन है क्या? आइए समझते हैं किसके बारे में? प्रजनन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए मैं एक सिंपल सी लाइन आपसे पूछता हूं, कोई भी जीव सदा जीवित नहीं रह सकता। क्या मैं हमेशा अमर हूं क्या? नहीं, कोई भी जीव सदा जीवित नहीं रह सकता, फिर भी उसकी जाति बनी हुई है। सोचो, मनुष्य एक निश्चित आयु होती, मनुष्य की निश्चित आयु है ना। मैं मर जाऊंगा, हम सब मर जाएंगे, लेकिन फिर भी मनुष्य तो जिंदा है। किस पे? कैसे? कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है जिसके फल स्वरूप, जिसके कारण कोई जाति अपनी जातीयता को इस पृथ्वी पर बनाए रखती है?
हम ये बोलते हैं कि कोई भी जीव सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी जिंदगी चलती रहती है। आखिर कौन सा लक्षण है? हम सीधा बोलेंगे सर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, यानी ये एक काबिलियत है, ये एक एबिलिटी है, ये एक पावर है, ये एक क्षमता है। किसकी? हर एक जीव की। हर एक जीव के अंदर ये क्षमता है। क्या? क्या? अपने ही समान एक नई संतान पैदा करना। तो आपसे कोई पूछे जनन क्या है, तो हम ये बोलेंगे कि हम ये बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप कोई जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। नई संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, इस क्षमता को, इस काबिलियत को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्या है? ये एक प्रक्रिया है। हाँ, ये एक प्रोसेस है जिसके फलस्वरूप यानी जिसके कारण कोई जीव, कोई भी जीव, चाहे वो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, अपने ही समान, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने समान। मैं जब 11वीं कक्षा में था ना, मेरी मैडम ने ना मेरे से डेफिनेशन पूछी किसकी? प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की। तो मैं ना ये शब्द खा गया, मतलब खा गया इन द सेंस मैंने ये नहीं बोला। तो मैडम ने पूछा कि आप ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कोई जीव नई संतति, नई संतान उत्पन्न करता है। इसका मतलब कोई भी जीव नई संतान उत्पन्न करेगा, यानी मनुष्य चूहा उत्पन्न कर देगा आपके हिसाब? बोला नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं। तो मैडम ने बोला ये शब्द यूज में लो, क्या? अपने समान। जरा सोचिए, मनुष्य ही तो पैदा करेगा, हाथी थोड़ी ना पैदा कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या? कि प्रजनन एक काबिलियत है जिसके फलस्वरूप कोई भी जीव अपने ही समान एक नई संतति पैदा करता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। सर समझ में आ गया। अब दूसरा बिंदु, ये प्रजनन जरूरी है क्या? तो अगर प्रजनन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सोचिए, इमेजिन करें आज शाम को 5 बजे इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, मान लो सभी के अंदर ये क्षमता खत्म हो गई। इमेजिन करो, सोचो, जितने भी मनुष्य हैं सभी के अंदर ये क्षमता खत्म हो गई। अब जरा सोचिए, अगली पीढ़ी आएगी? नहीं, अगली पीढ़ी नहीं आएगी, नए मनुष्य नहीं पैदा होंगे, तो जो हैं एक निश्चित आयु वो मर जाएंगे, और वो मर गए, सीधी सी बात है, मनुष्य की जाति इस पृथ्वी पे से विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो खुद सोचिए, प्रजनन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है तो हम सीधा बोलेंगे कि सर मैडम, प्रजनन इसलिए जरूरी है ताकि कोई जीव अपनी जातीयता को इस पृथ्वी पर बनाए रखे। याद रखना, प्रजनन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि कोई जीव अपनी जातीयता को बनाए रखे। ठीक है, इसलिए जरूरी है क्या बेटा जी? आपका प्रजनन। अगर प्रजनन नहीं होगा, सभी उन जीवों में प्रजनन अगर खत्म हो जाए, तो उस जाति का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। आई होप ये 2 मीनिंग समझ में आ गए होंगे कि प्रजनन है क्या और प्रजनन क्यों जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा या तीसरा बिंदु मैं आपसे पूछूंगा। हमने 3 लक्षण पढ़े, 3 में से 2 विशिष्ट थे, एक विशिष्ट नहीं था। कौन सा? वृद्धि। अब ये पढ़ रहे थे चौथा लक्षण, कौन सा? प्रजनन, है ना? अब साहब, ये प्रजनन जो है, क्या ये विशिष्ट लक्षण है या नहीं? क्या ये प्रजनन विशिष्ट लक्षण है या नहीं है? तो आपने याद रखना है बेटा जी, भूलना नहीं है, ये प्रजनन विशिष्ट लक्षण, हाँ जी, है कि नहीं है? बताओ, जल्दी से बताओ, है कि नहीं है? नहीं है।
विशिष्ट लक्षण नहीं है, याद रखना। क्यों, आप पूछेंगे सर क्यों, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताना, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है खच्चर? सुना है खच्चर? नहीं सुना, चलो छोड़ो। मनुष्य तो सुना है ना। अपने आस पड़ोस देखना, कोई ऐसे दंपत्ति जोड़े आपको दिखेंगे जिनका बच्चा नहीं है। सोचो, होते हैं कुछ ऐसा, कोई ऐसे परिवार में कोई ऐसे युगल जोड़े होते हैं, पति पत्नी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, उनके बच्चे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है उन दोनों में से जो नर है उसमें कोई कमी हो, बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता ना हो, प्रजनन करने की क्षमता ना हो, शुक्राणु पैदा करने की क्षमता ना हो, और शुक्राणु अगर बन भी रहे हैं क्या पता उनकी मात्रा कम हो सकता है ना कुछ। और हो सकता है जो मादा जो है उसमें कोई कमी हो, उसके अंडाणु नहीं बन रहे हैं, है ना, शरीर में कुछ कमी है, समझ में आया? या हो सकता है दोनों में ही कोई कमी हो, या तो भैया उस जोड़े में या तो नर में कमी हो या मादा में कमी हो या दोनों में कमी हो। अब सीधी सी बात है, अगर कमी नहीं होगी तो प्रजनन कर लेंगे, लेकिन अगर कमी है दोनों में से या तो किसी एक में या दोनों में, तो प्रजनन नहीं कर पाएंगे, जनन नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्रजनन और जनन में क्या फर्क है? बाबू एक ही चीज है, एक ही चीज है, ठीक है। जनन का मतलब होता है क्या? अपने समान संतति उत्पन्न करना, और प्रजनन का मतलब होती है एक ऐसी प्रक्रिया जो बार बार चल रही है। कुछ सोचो, इंग्लिश के इस वर्ड को सोचो, दिमाग लगाओ। रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन आ रहा है, प्रोडक्शन, और री आ रहा है। प्रजनन में जनन आ रहा है और प्र आ रहा है। प्र वर्ड का मतलब है री, और जनन का मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निर्माण, उत्पाद बनाना, है ना। प्रोडक्शन यही तो होता है भाई। मैं हूं और एक मेरी बीवी है, हमने प्रोड्यूस किया उत्पाद, क्या? बच्चा। तो क्या किया हमने? प्रजनन किया, जनन किया, यानी प्रोडक्शन किया। लेकिन जरा सोचिए, अब वो जो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो वापस से क्या करेगा? हमारा बालक वापस से क्या करेगा? वापस से जनन करेगा, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो बार बार दोहराई जा रही। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? री। री का मतलब होता है पुनः, वापस से, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जो बार बार जीव दर्शाते हैं। बार बार क्या करने के लिए? अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए, कुछ ना कुछ पैदा करने के लिए, नई संतति पैदा करने के लिए, नई पीढ़ी पैदा करने के लिए। उस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? प्रजनन। मीनिंग वही है। अब जरा सोचिए, मैं जो बिंदु जो कह रहा था, क्या कि ये विशिष्ट लक्षण है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रजनन हर किसी में मिले, हर जीव में मिले। जैसे मैं आपको बताता हूं, कौन आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है खच्चर? जानते हैं खच्चर? नाम सुना है? अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूल। क्या बोलते हैं बेटा जी? म्यूल बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूल, इंग्लिश में बोलते हैं खच्चर। जानते हैं कैसे पैदा होता है ये जानते हैं कैसे पैदा होता है? नर गधा और मादा घोड़ी, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में जब जनन होता है तो बनता है खच्चर। समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर इस परिस्थिति में तो ये डेफिनेशन सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहां पर दो अलग अलग जातियां हैं जो एक नई जाति का निर्माण कर रही है। कौन? खच्चर। तो ये खच्चर इस डेफिनेशन का अपवाद हो गया, क्योंकि हमने बोला यहां पर कोई जीव अपने समान। अब जरा सोचिए, एक आप ले रहे हो क्या डंकी और एक आप ले रहे हो क्या घोड़ा। दो अलग अलग जाति है, दो अलग अलग जीव है, और उनके मिश्रण से एक नई प्रकार की जाति पैदा हो रही है। लेकिन कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी, वो ये थी कि जरूरी नहीं है हर जीव जनन कर सकता है। अब जैसे ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं हो पाता। इसका निर्माण नहीं हो पाता, युग्मकों का निर्माण नहीं हो पाता। युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो जरा सोचिए, युग्मनज नहीं बनेगा। इतना तो समझ में आता है ना। एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु होता है, इनको हम बोलते हैं युग्मक। जब ये संलयन करते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या बनता है? युग्मनज। और फिर वो युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण। कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। दिख रहा है? ये भ्रूण बना है। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं,
कि ये जो भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया जो थी ना, ये नहीं हो पाती है कुछ जीवों में। कुछ जीवों में भ्रूण नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि युग्मक नहीं बन रहे। जब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं होएगा, निषेचन नहीं होएगा तो युग्मनज नहीं बनेगा। ठीक है, तो जरा सोचिए, ऐसे जीव जनन करने के काबिल नहीं होंगे। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, सोचिए इस चीज। आपसे कोई पूछे क्या जनन सजीवों का लक्षण है? यस, सजीवों का लक्षण है, लेकिन क्या जनन हर सजीव में मिलेगा ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अंग्रेजी में बोलते हैं, ध्यान से सुनना, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल। रिप्रोडक्शन यानी जनन आवश्यक है, लेकिन बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म। यानी ये जरूरी नहीं है कि प्रजनन हर सजीव में मिलेगा। अब जब नहीं मिलेगा तो हम यही तो बोलेंगे क्या, कि जनन जो है, प्रजनन जो है, वो विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहां आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रजनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर सजीव में मिले। जैसे मैंने अभी अभी आपको मनुष्य का भी उदाहरण बताया और खच्चर का भी उदाहरण बता दिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर खच्चर जो है क्यों युग्मक नहीं उत्पन्न कर पा रहा? हालांकि हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों खच्चर युग्मक नहीं उत्पन्न कर पा रहा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपने ना कोशिका विभाजन वाला चैप्टर तो पढ़ लिया। कौन सा चैप्टर? कोशिका विभाजन वाला पढ़ लिया। अब अगर पढ़ लिया तो सोच समझकर मुझे बताएं, युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, होता है। अब इधर देखना, ध्यान से सुनो। एक है घोड़ा, पर्टिकुलरली घोड़ी लिख देता हूं क्योंकि खच्चर बनाने के लिए हम घोड़ी को क्रॉस कराते हैं। किससे? गधे से। गधे में जो कोशिका जो होती है, जिसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा जी? याद रखना, 62। और जो हॉर्स होते हैं उनमें होती है 64। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। ये क्या उत्पन्न करेगा? सर शुक्राणु। ये क्या उत्पन्न करेगा? सर अंडाणु। मादा है, नर है। अब जरा सोचिए, अगर ये शुक्राणु उत्पन्न करेगा तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी कितनी हो जाएगी? 31। यहां पर कितनी हो जाएगी? सर 32। इन दोनों के जुड़ने से बनता है युग्मनज। युग्मनज में कितनी होगी? सर 63। अब ये युग्मनज आगे चलकर भ्रूण तो बना देगा, और वो भ्रूण जो होगा वो आगे चलकर एक जीव बना देगा। कौन? खच्चर। अब जरा सोचिए, उस खच्चर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 63। सोचिए, ऐसा खच्चर जिसकी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 63 है, क्या वो अर्धसूत्री विभाजन कर पाएंगे उसकी कोशिका? सोचो, इसका आधा कितना होएगा? 31.5 पॉइंट में गुणसूत्र आते हैं क्या? नहीं। यानी ये खच्चर जिसमें इतने गुणसूत्र हैं वो युग्मक नहीं बना पाएगा। ये है रीजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि खच्चर जो होता है वो जनन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या इतनी होती है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा, सर आपने खच्चर जो है इस लिंग के आधार पर बताया कि आपने मादा लिया घोड़ा, घोड़ी, और नर क्या था? गधा था। अब अगर सर थोड़ा सा सेक्स चेंज कर दे, लिंग परिवर्तन कर दें, अब हम अगर घोड़ा ले लें और फीमेल डंकी यानी गधी बोल देते हैं। वैसे तो ये वर्ड थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, अटपटा, लेकिन समझने के लिए मादा डंकी, नर हॉर्स ऐसे बोल देते हैं जी। अब जरा सोचिए, यहां पर भी वही है 62 है, यहां पर भी वही है 64 है, यहां पर भी क्या बनेगा बेटा जी? अब शुक्राणु जो होएगा उसमें 32 होएगा, अब अंडाणु में 31 होएगा। सर इन दोनों के निषेचन से जो युग्मनज बनेगा, सर इसमें भी 63 होएगा। सर ये खच्चर है क्या? नहीं, इसको बोलते हैं हिन्नी। क्या नाम देते हैं? हिन्नी। तो हिन्नी इन दोनों के संयोजन से बनती है और खच्चर इन दोनों के संयोजन से बनता है, और दोनों ही, ना ही खच्चर ना ही हिन्नी, दोनों ही जनन के योग्य नहीं होती हैं।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कौन सा लक्षण? चौथा, जो विशिष्ट नहीं था। समझ में आ गया। अब ये हमारे हो चुके हैं बेटा जी 4 लक्षण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? 5वां लक्षण। आइए पढ़ते हैं। तो बेटा जी अब आता हुआ